डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 91, किडनैपिंग प्लान। अरे मत किडनैप करो, दो गूंगे दलाल खरीदो जो तुम्हारा नाम बोल ही न पाए, फिर भी उनको बताना कि आदित्य का काम करना है। अगर पकड़े भी गए तो तुम सेफ रहोगे। नमन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उम्मीद नहीं थी किंजल की इस बेवकूफी भरी बात से कोई अच्छा आइडिया मिल जाएगा। उसने विंडो बंद की और किंजल की ओर मुड़ा, एक उसको कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचकर बोला, चलो अधूरा काम पूरा करें। किंजल ने नमन के गले में बाहें डाल दी। हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे में उलझ गए। इधर आदित्य ने आधी रात तक हर्ब्स का यूज करके एक रीजनरेटिंग पिल रेडी की। आदित्य जानता था जरूर विवान सान्याल ने ही कुंदन से कोई बात की होगी। अगर विवान अपनी अकड़ छोड़कर अपने बेटे को कंट्रोल में रखने को रेडी हुआ तो वह जरूर एक बार विराट की टूटी बाह को सही करने के लिए उन्हें पिल गिफ्ट करेगा। आदित्य ने एक छोटी डिब्बी में पिल को रखा। उसे भी डिनर ज्वाइन करने की एक्साइटमेंट बहुत होने लगी थी। आखिर वह सान्याल परिवार की अकड़ तोड़ने में कामयाब हो गया। वह कभी भी दुश्मनी को प्रमोट नहीं करता। अगर यह बात खत्म हो जाए तो वेज अपने काम पर फोकस कर सकेगा कुछ देर के लिए। आदित्य ने अपनी पावर फोकसिंग की और फिर सोने चला गया। अगली सुबह विराट का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखते ही उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल खेल गई। उसने आईब्रोज को एक बार सिकोड़ा, फिर कॉल अटेंड की और बोला, हाँ बोलो नमन। सुबह सुबह याद किया मिस्टर सान्याल, कल हमारे बीच कोई बातचीत हुई थी। विराट ने जानबूझ एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ हुई थी। अब क्या चाहते हो तुम? आपका प्लान सही है। विराट एक विक्ट्री वाली स्माइल देते हुए बोला, मुझे पता था तुम समझदारी को फॉलो करोगे। अब क्या करने वाले हो तुम? नमन हल्के से हंसा और बोला, जनाब आपके रहते हूं क्या कुछ करने की जरूरत है? विराट के एक्सप्रेशंस बदल गए। वह बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं मिस्टर सान्याल, मैं तो आपको सही से सपोर्ट करना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। विराट ने कुछ नहीं बोला पर आगे सुनने के लिए उसने कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं की। मिस्टर सान्याल, मेरे पास दो ऐसे वॉलंटियर हैं जो गूंगे हैं। उनको मैंने कुछ पेपर्स देकर आपने पास भेजा। यह पेपर्स अभी तो सिर्फ उन लोगों के आपके तक पहुंचाने का बहाना है, लेकिन काम हो जाने के बाद आप साइन कर देना। बिजनेस में साथ काम करने के लिए विराट को नमन पर बहुत गुस्सा आया। मतलब नमन ने खाना खाने के लिए बर्तन तैयार भी कर लिया। नमन आगे बोला, अब गौर से सुनिए मेरी बात। यह दो गूंगे सिर्फ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मैंने आपकी पहचान आदित्य कपूर लिखकर बताई है। यह बड़े लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते, आपको भी नहीं, इसलिए आपके ऑफिस के बाहर इनको मेरा भरोसेमंद आदमी छोड़ जाएगा। इनको लगेगा यह आदित्य कपूर से मिलने आए हैं, तो आप इनको अपनी ओर से रूबी की किडनैपिंग का काम दो। अगर यह लोग कहीं पकड़े भी गए तो भी आदित्य ही जाल में फंसेगा, हम नहीं। विराट हैरान रह गया। नमन ने कुछ समझदारी वाली बात की है, लेकिन तुमने किडनैपिंग का काम खुद क्यों नहीं दिया? अरे महाराज, वो मुझे जानते हैं, आपको नहीं, इसलिए विराट ने ना चाहते हुए भी हाँ बोला और फोन रख दिया। विराट के चेहरे पर कुछ तनाव था। वही नमन बिल्कुल सेफ चला था। उसका काम भी हो जाना था, उसे करना भी कुछ नहीं पड़ा। शाम के 7 बजे आदित्य ने रेडी होकर रीजनरेटिंग पिल की डिब्बी को पॉकेट में डाला और बाहर जाने लगा। अमन ने तुरंत कहा, आदित्य हाँ बोलो। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, कुंदन ओबेरॉय सान्याल परिवार का रिश्तेदार है, तुम्हें उनसे बहुत चालाकी से डील करना पड़ेगा। जरूर उनके दिल में कोई बात है, डिनर तो बस एक बहाना है। आदित्य ने एक सांस छोड़ी और बोला, मैं जानता हूं अमन, फिर भी जा रहे हो डिनर में? अमन, मैं आगे बढ़ चुका हूं, अब किसी से डर कर कदम पीछे नहीं लूंगा और तुम मेरे इरादे और एबिलिटी को जानते हो। वह जैसा करेंगे उनको वैसा ही जवाब मिल जाएगा। जब मैं हर किसी को फेस करने को तैयार हूं तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? आदित्य ने एकदम सीरियस टोन में पूछा। अमन ने कुछ देर सोचा, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। यू आर राइट आदित्य, तुम्हें फेस करना चाहिए। आदित्य ने एक स्माइल दी और चला गया। आदित्य अपनी गाड़ी से एक बड़े रेस्टोरेंट तक पहुंच गया और बुक की हुई टेबल की तरफ चला गया। यहाँ कुंदन ओबेरॉय पहले से ही मौजूद थे। आदित्य को आता देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने आदित्य को कई दिन पहले देखा था। इतने दिनों में आदित्य की पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया था। उसका शरीर पहले से बहुत भरा हुआ लग रहा था, जिस पर ब्लैक डिजाइनर सूट के अंदर व्हाइट शर्ट, ब्लैक शूज और रिस्ट पर गोल्डन वॉच, सलीके से सेट बाल आदित्य को एक कंप्लीट लुक में बॉस बना रहे थे। शायद रूबी वालिया को नजर हम सबसे अलग पहले ही देख सकती थी, उसने सोचा और पास पहुंच
चुके आदित्य का बड़ी सी मुस्कान के साथ वेलकम करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम मिस्टर कपूर, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन। इतना भी फॉर्मल मत होइए, यू आर स्टिल एल्डर। आदित्य ने जवाब दिया। थैंक्स टू मिस वालिया जिन्होंने ऐसी प्रतिभा को ढूंढा और सबके सामने किया। प्लीज बैठिए। कुंदन ने चेयर की ओर इशारा किया। आदित्य बैठ गया तो कुंदन भी बैठ गया। आदित्य ने जानबूझ इधर उधर देखा और बोला, जो हमारे साथ डिनर ज्वाइन करने वाले हैं वो कब आएंगे? एपिसोड 92 कॉम्प्रोमाइज। इतना भी फॉर्मल मत होइए, यू आर स्टिल एल्डर। आदित्य ने जवाब दिया। थैंक्स टू मिस वालिया जिन्होंने ऐसी प्रतिभा को ढूंढा और सबके सामने किया। प्लीज बैठिए। कुंदन ने चेयर की ओर इशारा किया। आदित्य बैठ गया तो कुंदन भी बैठ गया। आदित्य ने जानबूझ इधर उधर देखा और बोला, जो हमारे साथ डिनर ज्वाइन करने वाले हैं वो कब आएंगे? कुंदन ने भौहें सिकोड़ी और बोला, आदित्य तुम्हारे मन में कोई शंका है क्या? हमें पुरानी बातों पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमारी किसी के साथ कड़वी यादें हों या मीठी हो, वह हमारे लिए कुछ न कुछ सीखने को जरूर छोड़ जाती हैं। हम आज कड़वाहट को मिटाने के मकसद के यहाँ हैं। आदित्य मुस्कुराया और तभी जैसा कि उसको उम्मीद थी, कुंदन ने मुंह खोला और बोला, आदित्य तुम इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर तुम समझदार तो पहले ही बहुत हो। तुम जानते हो कोई भी किसी का बेसिकली दुश्मन नहीं होता। कुछ बातें इंसान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। ऐसे में अगर कोई झुककर आपके पास आए तो उसे माफ करके गले लगाना बड़ापन होता है। आदित्य की हंसी छूट गई पर उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन रखे जैसे कुछ पता ही न हो। इनडायरेक्टली वह आदित्य को विवान को माफ कर देने के बारे में बात कर रहा था, जिसका आदित्य को आभास हो गया था। मुझे तो लगा था हम डिनर अच्छे से करेंगे, मुझे नहीं पता था कोई झुककर डिनर पर मुझसे माफी मांगने आएगा। कुंदन को लगा जैसे वह अंदर तक धोया गया हो। पर आदित्य के साथ सही संबंध बनाना ही वालिया के साथ सही संबंध माना जाएगा, इसलिए विवान के साथ आदित्य की दुश्मनी खत्म होना बहुत जरूरी है। कुंदन कुछ हिचकिचाते हुए बोला, अगर एक मेंबर और हमें डिनर पर ज्वाइन करे तो प्लीज बुरा मत मानना। आदित्य ने कुंदन को कुछ देर तक देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। उसे वास्तव में इस बात में काफी दिलचस्पी थी कि विवान सान्याल यहां आकर क्या कहेगा। आदित्य, मैं एक बार फिर अपने दिल से कहता हूं, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे। कुंदन ने थोड़ी विनम्रता से कहा और एक कॉल करके किसी को यहां आने को कहा। कुछ ही देर में विवान सान्याल दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। उसकी अंदर आते ही नजर आदित्य पर गई, जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। उसने एक बार कुंदन को देखा। कुंदन ने आदित्य की तरफ देखा, फिर उसका ध्यान विवान पर लाने के लिए फॉर्मली उसे वेलकम किया। आइए आइए विवान, प्लीज वेलकम। आदित्य पहले ही यह सब कुछ समझता था, इसलिए उसने ज्यादा भाव नहीं दिया। एक नजर विवान पर डाली, अपनी जगह पर स्थिर होकर बैठा रहा। कुंदन और विवान चोर नजरों से उसका रिएक्शन देख रहे थे। जब आदित्य के कुछ रिएक्ट नहीं किया तो विवान ने भी आह भरी। आजकल युवा लोग हमें वाकई चौंका देते हैं। आदित्य ने जीवन की तरफ फिर से एक नजर डाली और कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो, मैं काफी बिजी हूं और मुझे बाद में भी काम करने हैं। कुंदन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। वह आदित्य के रवैये से काफी अपसेट लग रहा था, पर उसने बिना सोचे समझे ना बोलने का ही फैसला लिया। कभी कभी चुप रहना ही बहुत कुछ होता है। विवान खांसते हुए बोले, आदित्य, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे सान्याल परिवार ने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया, लेकिन मैंने उसके लिए भी कदम नहीं उठाया। इसलिए अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके, है ना? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने उसकी ओर देखा और आधी मुस्कान के साथ बोला, विवान सान्याल, क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? अगर मेरे पास हीलिंग पिल नहीं होती तो क्या तुम यहां बैठकर मेरे साथ शांतिपूर्ण बातचीत कर रहे होते? विवान सान्याल को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह जोर से हंसे। कुछ भी वन साइडेड नहीं है, आदित्य ने व्यंग किया। उसने रूबी से पहले ही वादा कर लिया था कि भले ही विवान सान्याल उससे भीख मांगे, लेकिन वह उसे कभी कोई रास्ता नहीं देगा। विवान जैसे लोग एक बार पलट जाने पर कभी मौका मिलने पर जवाबी हमला करेंगे। कुंदन ओबेरॉय खांसते हुए बोले, इस मामले का अंत होना ही चाहिए। जब हम सब आज यहां बैठे हैं मेरे सामने, तो फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं करते? एक मौका तो सबको मिलना ही चाहिए। उसने रुककर विवान सान्याल की ओर इशारा किया। तुम दोनों के परिवार एक साथ काम करते हैं, एक साथ मजबूत होते हैं और एक साथ पैसा कमाते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। हमारे सान्याल परिवार की ताकत और तुम्हारे हाथों में हीलिंग पिल के साथ हम निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे।
विवान ने जल्दी से वाइन का गिलास उठाया और कहा। आदित्य ने वाइन का गिलास उठाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। विवान, अब मेरे साथ सहयोग करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? आदित्य ने ठंडे स्वर में पूछा। विवान सान्याल का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, नहीं उसे यह उम्मीद थी कि आदित्य इतना घमंडी होगा। उसने वाइन का ग्लास नीचे किया। आदित्य सीरियस टोन में बोला। विवान, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं तुम्हारे बेटे की बाह ठीक कर सकता हूं, और जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब मैंने उसकी बाह ठीक करने के बारे में सोचा था और अपने साथ उसका इलाज लेकर तुम्हारे घर आया था। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। विवान को लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़े से वार हुआ हो। आज पहली बार उसे आदित्य सीरियस लग रहा था। आदित्य ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे घमंडी रवैये ने मुझे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। आदित्य की यह बात सुनकर विवान का दिल बैठ गया। और अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखने का कोई इरादा नहीं है। आदित्य ने बात पूरी की। एपिसोड 93, रूबी को कर लिया किडनैप। विवान, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं तुम्हारे बेटे की बाह ठीक कर सकता हूं, और जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब मैंने उसकी बाह ठीक करने के बारे में सोचा था और अपने साथ उसका इलाज लेकर तुम्हारे घर आया था। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। विवान को लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़े से वार हुआ हो। आज पहली बार उसे आदित्य सीरियस लग रहा था। आदित्य ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे घमंडी रवैये ने मुझे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। आदित्य की यह बात सुनकर विवान का दिल बैठ गया। और अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखने का कोई इरादा नहीं है। आदित्य ने बात पूरी की पर विवान ने सब कुछ इग्नोर करके जल्दी से पूछा। आदित्य, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में मेरे बेटे का हाथ ठीक कर सकते हो? बिल्कुल, तुम अमन मेहता को देख सकते हो जिसका घुटना तुमने खुद चकनाचूर किया था। वही पिल मैंने अमन को दी जो मैं विराट के लिए लाया था। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। विवान के चेहरे की रौनक कुछ हद तक उत्साहित हो गई। उसने मुंह में भरा थूक निगल लिया और विनती की। आदित्य, अगर तुम मेरे बेटे का हाथ ठीक कर सकते हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 10% नहीं 30% शेयर दे सकता हूं, विवान ने बेचैनी से कहा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करूंगा, विवान सान्याल ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अभी सहयोग के बारे में भूल जाओ, बस मेरे बेटे का हाथ ठीक कर दो प्लीज। ऐसा कहने के बाद विवान सान्याल वास्तव में खड़े हो गए और आदित्य के सामने घुटने टेक दिए। इससे आदित्य को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि विवान सान्याल जैसा कोई व्यक्ति उसके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाएगा। पिता का प्यार वाकई बहुत गहरा होता है, आदित्य ने अपने दिल में सोचा। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे बेटे की बाह ठीक कर सकता हूं, लेकिन जब तक तुम मेरे लिए काम करने को तैयार नहीं होगे तब तक सहयोग करना बिल्कुल असंभव है। तिवान सान याल ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, मैं सहमत हूं। आदित्य ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वैसे तो अभी भी मेरी पॉकेट में उसका इलाज है, लेकिन उसे मेरे पास आना होगा। अपने बेटे से कहो कि कल मेरे घर आए। हाँ, विवान खड़ा हुआ और आदित्य को बार बार धन्यवाद बोलने लगा। उनके बगल में बैठे कुंदन ओबेरॉय विचारों में खो गए। इस पल आदित्य के बारे में उनकी परसेप्शन किसी तरह बदल गई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि आदित्य बेकार है, लेकिन आदित्य ने सबसे अलग पहचान बनाई। फिर उसे लगा आदित्य बहुत घमंडी है, लेकिन आज रात की डिनर पार्टी के माध्यम से उसने पाया कि आदित्य में शिष्टाचार की अच्छी समझ है। आदित्य का कामकाज के सिलसिले में जो रुके था, आम लोगों के लिए यह बहुत निर्दयी हो सकता है, लेकिन यह बिजनेस के लिए एक आवश्यक नियम था। एक युवा व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था, वह वास्तव में कुंदन ओबेरॉय के लिए आश्चर्यजनक था। हम कामना करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। कुंदन ने अपना वाइन ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। इस बार आदित्य ने भी अपना वाइन ग्लास उठाया। जैसे ही वे गिलास टकराने वाले थे, आदित्य का फोन अचानक बज उठा। उसने फोन उठाया और देखा कि रूबी की सेक्रेटरी कॉल कर रही थी। आदित्य दंग रह गया। रूबी ने कभी भी अपनी सेक्रेटरी से कॉल नहीं करवाई। आदित्य ने वाइन ग्लास नीचे रखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मुझे पहले एक कॉल लेना है। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सेक्रेटरी घबराई हुई बोली, आदित्य, मिस वालिया को किडनैप कर लिया है किसी ने। वॉट, यह कैसे हुआ? आदित्य तुरंत खड़े होते हुए बोला, मैंने सिटी में सभी पार्टियों को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन मिस वालिया का ठिकाना अभी भी नहीं मिला है, सेक्रेटरी ने कुछ दर्द के साथ कहा। आदित्य का चेहरा बेहद ठंडा था और एक पल में उसके दिमाग में गुस्सा भर गया। रूबी उसका प्यार ही नहीं, उसके जीवन की रोशनी थी।
आदित्य को किसी और चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन वह कभी भी किसी को रूबी को नुकसान पहुंचाने की परमिशन नहीं देगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अभी आ रहा हूं आदित्य। क्या हुआ? फोन रखने के बाद कुंदन ने पूछा। आदित्य के पास उन्हें समझाने का समय नहीं था, इसलिए उसने कुंदन की ओर देखा और कहा, मुझे तुरंत जाना होगा। अगर कुछ है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। कुंदन ने कहा, नहीं प्लीज, आदित्य ने सीरियस से भी ज्यादा दर्द भरी आवाज में कहा और चला गया। रास्ते में आदित्य ने अनगिनत रेड लाइट्स क्रॉस की। जब तक रूबी के विला तक नहीं पहुंच गया तब तक ब्रेक नहीं लगाई। राहगीरों ने आदित्य को कोसा और उसे स्ट्रीट रेसर समझा। आदित्य के जाने के बाद कुंदन ने भी जल्दी से एक फोन रिसीव किया और खबर जान ली। फोन रखते ही कुंदन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कुंदन, आखिर यहां हो क्या रहा है? विवान सान्याल ने उलझन में पूछा। कुंदन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, किसी ने रूबी वालिया का अपहरण कर लिया है। व्हाट? यह सुनकर विवान सान्याल उछल पड़ा। लेकिन ऐसा करने की हिम्मत करी किसने जब सभी को उनकी ताकत का पता है? विवान हैरानी भरे चेहरे से बोला। कुंदन ने कुछ नहीं कहा, बस आह भरी, सिटी में चीजें बदलने वाली हैं। एपिसोड 94, विराट ने कबूला सच। आदित्य के जाने के बाद कुंदन ने भी जल्दी से एक फोन रिसीव किया और खबर जान ली। फोन रखते ही कुंदन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कुंदन, आखिर यहां हो क्या रहा है? विवान सान्याल ने उलझन में पूछा। कुंदन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, किसी ने रूबी वालिया का अपहरण कर लिया है। व्हाट? यह सुनकर विवान सान्याल उछल पड़ा। लेकिन ऐसा करने की हिम्मत करी किसने जब सभी को उनकी ताकत का पता है। विवान हैरानी भरे चेहरे से बोला। कुंदन ने कुछ नहीं कहा, बस आह भरी, सिटी में चीजें बदलने वाली हैं। पूरी बिजनेस सिटी में यह रात बेचैनी भरी होने वाली थी। ऐसी घटना होने पर कुंदन की भूख मर गई और वह विवान सान्याल को अलविदा कहने के बाद जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल गया। और विवान सान्याल भी उदास होकर घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो विराट सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था और स्नैक्स खा रहा था। वह काफी शांत दिख रहा था। पापा, क्या बात है? विराट ने सहजता से पूछा। विवान ने उसकी ओर देखा और धीरे से पास आकर बैठ गया। एक गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में बुदबुदाया, रूबी वालिया का अपहरण हुआ है। यह इस सिटी के लिए अच्छा संकेत नहीं। यह सुनकर विराट अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने गर्व के साथ कहा, बिग सान्याल, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, है न? पर यह मैंने ही किया है। विवान की भौहें सिकुड़ गईं। आप अब बड़े हो गए हो, ऑफिस भी अच्छे से संभाल रहे थे। इतनी समझ रखो कि इस तरह की बात पर मजाक नहीं कर सकते। एक विराट को यह अपनी काबिलियत पर शक महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना बचाव करते हुए कहा, यह सच है पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमें उसे सबक सिखाना होगा। सोफे पर बैठा विवान अचानक खड़ा हो गया। उसने विराट को घूरते हुए देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या यह सच में तुमने किया है? बेशक, यह सच है, इसमें कोई शक नहीं, विराट ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। यह सुनकर विवान ने अपना हाथ उठाया और विराट के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं जानते कि रूबी वालिया किस तरह की इंसान है? विवान ने विराट को घूरते हुए देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। विराट ने एक हाथ से अपना चेहरा छिपाया और गुस्से से कहा, पापा, आपने मुझे मारा। आपने मुझे बचपन से कभी नहीं मारा। काश मैं तुम्हें अभी जान से मार सकता। विवान ने अपने दांत पीस लिए। तुम्हें बस चीजों को उलझाना था। तुम आदित्य से पार पाने का रास्ता खोजने की बजाय मौत खोजने लगे। तुम्हें नहीं पता कि रूबी वालिया के साथ खिलवाड़ करने पर क्या परिणाम होंगे। विवान ने गुस्से से कहा। अभी भी विराट बेफिक्र था और उसने कहा, पापा, आप किस बात की चिंता कर रहे हो? मैंने पहले ही एक बलि का बकरा ढूंढ लिया है। मेरी प्लानिंग बेदाग है। फिर विराट ने विवान को बताया कि उसने यह सब कैसे किया। सुनने के बाद विवान को बहुत पसीना आ रहा था। कभी अपने इस बेटे को वह परफेक्ट समझता था, पर आज जैसे गधा भी विराट से कुछ अच्छा लग रहा था। बेवकूफ, विवान ने दांत पीसते हुए कहा। वह कमरे में इधर उधर घूमता रहा क्योंकि उसके दिमाग में घबराहट और डर ने कब्जा कर लिया था। यह पहली बार था जब विवान को ऐसा डर लगा था। एक विराट, अभी के अभी नमन को मरवा दो और आईटी सेल से तुम्हारी उसके साथ हुई फोन पर कॉलिंग डिटेल को रिमूव करवा दो, वरना सुबह का सूरज हम नहीं देख पाएंगे। विवान के पास एक बिजनेसमैन वाला दिमाग था जो हमेशा अपना फायदा देखता था। इसलिए अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने नमन का सफाया होना सही समझा। पापा, नमन एक नंबर का बेवकूफ है, पर हमारे लिए भरोसेमंद है। वह हमारा पर्दाफाश नहीं करेगा। विराट बड़बड़ाया। बकवास करना बंद करो। विवान इतना गुस्से में था कि वह लगभग बेहोश होने वाला हो गया, पर खुद को संभालकर उसने बात समझाने की कोशिश की। केवल मृतक ही रहस्य रख सकते हैं।
अगर वह हमें धोखा देता है तो वालिया परिवार हमें जाने नहीं देगा। बिना सबूत के भी विवान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम यह काम करो और कुछ ऐसे पेपर रेडी करवाता हूं जिससे प्रूफ हो जाए बिजनेस लॉस की वजह से हम यहां सरवाइव नहीं कर पा रहे। हम हमेशा के लिए सिटी छोड़ देंगे। विवान ने दर्द भरे लहजे में कहा। कोई विकल्प न होने पर विराट ने अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर आदित्य जैसे ही रूबी के विला में एंटर हुआ तो उसे हमेशा की तरह सिक्योरिटी टीम का कोई भी मेंबर नहीं दिखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा सेक्रेटरी उसके सामने आई। कमीने, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यह ब्लेम गेम का टाइम नहीं। आदित्य ने कुछ कहना चाहा पर सेक्रेटरी ने उसकी बात काट दी और बोली, पागल कर दिया था तुमने हमारी मिस रूबी वालिया को। उसने अपनी पूरी सिक्योरिटी तुम्हारी सुरक्षा में झोंक दी और देखो नतीजा क्या हुआ। तुम सही सलामत हो और मिस खतरे में है। आदित्य दंग रह गया। उसने सेक्रेटरी के दर्द भरे चेहरे को देखा जो रो रो कर लाल हो चुका था। यह तुम क्या कह रही हो? रूबी ने ऐसा क्यों किया? बकवास, सेक्रेटरी ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने ग्रेट वालिया को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर मिस का एक भी बाल झड़ गया तो बेहतर होगा कि तुम मरने के लिए तैयार रहो। सेक्रेटरी लगातार आदित्य पर गुस्सा निकाल रही थी। कुछ हद तक वह सही भी थी। रूबी प्यार में पड़ने के बाद सीरियस नहीं रही थी। उसने सिक्योरिटी को दांव पर लगा रखा था। सेक्रेटरी की कोई बात नहीं सुनती थी। आदित्य का चेहरा बेहद खराब लग रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसकी स्ट्रेंथ को जानते हुए भी रूबी ने क्यों पूरी सिक्योरिटी आदित्य के लिए भेज दी? सबसे महत्वपूर्ण बात, आदित्य ने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया रूबी को उसकी कितनी परवाह थी। यह सोचकर ही आदित्य ने अपने मुंह पर थप्पड़ मारा। हालांकि अब बेकार के विचारों का समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके रूबी तक पहुंचा जाए। तुमने रूबी को आखिरी बार कहाँ देखा? आदित्य ने जल्दी से सेक्रेटरी से पूछा। सेक्रेटरी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे रूबी को सही सलामत ढूंढना है। आदित्य ने लगभग ये शब्द चिल्लाते हुए कहे। वह हमेशा की तरह छत पर गई थी। जब 1 घंटे बाद तक भी वापस नीचे न आई तो मैं उनको देखने गई। सेक्रेटरी ने अनमने मन से सच बताया। वह आगे कुछ कह पाती। आदित्य भाग सीढ़ियां चढ़ गया। एपिसोड 95, अंधेरी गुफा में। तुमने रूबी को आखिरी बार कहाँ देखा? आदित्य ने जल्दी से सेक्रेटरी से पूछा। सेक्रेटरी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे रूबी को सही सलामत ढूंढना है। आदित्य ने लगभग ये शब्द चिल्लाते हुए कहे। वह हमेशा की तरह छत पर गई थी। जब 1 घंटे बाद तक भी वापस नीचे न आई तो मैं उनको देखने गई। सेक्रेटरी ने अनमने मन से सच बताया। वह आगे कुछ कह पाती। आदित्य भागकर सीढ़ियां चढ़ गया। दोनों जल्दी से छत पर पहुंचे। आदित्य छत पर चारों ओर चहलकदमी करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आदित्य ने उसको इग्नोर किया और अपनी पावर को जागृत किया। उसके शरीर में अलग अलग रंगों की तरंगें तेजी से दौड़ने लगी और एक दूसरे में समाहित हो गई। फिर सभी तरंगों से एक नीले रंग की रोशनी बनी जो आदित्य की आंखों की तरफ आने लगी और आंखों में आकर एक नीले रंग का बिंदु बन गई। यह वही पावर थी जो आदित्य ने रूबी में ट्रांसफर की थी। इसके माध्यम से वह रूबी की मौजूदा हालत जानने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसकी पावर रूबी को पावर से जुड़ी, इसके सामने कुछ सीन्स चलने लगे। रूबी छत पर एनर्जी अट्रैक्टिंग कर रही थी। तभी 2 हट्टे कट अफमी उसके पास छत पर आए और एक कागज दिखाया जिस पर आदित्य कपूर लिख हुआ था। रूबी ने कागज देखा तो आदमी ने इशारे से समझाया जिसका नाम लिखा है। वह नीचे गिर गया। घबराहट में रूबी रेलिंग की तरफ आदित्य को देखने के लिए भागी। जैसे ही वह रेलिंग के पास आई उसे कुछ पॉइजनरी स्मेल करवाया। वह तुरंत बेहोश हो गई। वह हट्टे कट्टे आदमी रूबी को एक बोरी में बांधकर रस्सी की मदद से विला के पीछे की ओर उतर गए और जंगल में चले गए। आदित्य को एहसास हो गया रूबी अभी तक सही सलामत है। इससे पहले उसके आसपास के लोगों को नियत खराब हो उस तक पहुंचना होगा। तुम कर क्या रहे हो? कुछ बताओगे भी? सेक्रेटरी परेशान होते हुए बोली। आदित्य ने अभी भी जवाब नहीं दिया। वह दिशा और दूरी ढूंढ रहा था। धीरे धीरे जंगल के बाहर का रास्ता दिखा। जंगल पार एक पहाड़ी की गुफा उसे दिखी जिसमें रूबी को बांधा हुआ था। आदित्य ने आंखें खोली। गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा था। वह अपनी और पावर का इस्तेमाल करके लोगों के चेहरे भी पहचान सकता था। पर अभी रूबी को बचाने के लिए उसे अपनी पावर को बचाकर रखने को जरूरत थी। पर गुस्से और गिल्ट ने उसके दिल को भर दिया जिससे वह और भी बेचैन हो गया। आदित्य सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे रूबी का पता लग गया है। मैं उसे सुरक्षित वापस ले आऊंगा। उसे ढूंढ लिया?
सेक्रेटरी हैरान रह गई। एक्चुअल में आम इंसान होने की वजह से उसको आदित्य स्थिर खड़ा दिखाई देता रहा था। जो कुछ भी सुपरनैचुरल एक्टिविटी हुई थी वह सेक्रेटरी की आंखों की पकड़ में नहीं थी। वह और सवाल पूछना चाहती थी लेकिन आदित्य वहां से जा चुका था। एक पहाड़ी पर घने जंगलों से घिरी इस जगह यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। यह वाकई एक सुनसान जगह है। यहाँ सेलफोन सिग्नल भी नहीं। एक गुफा में दो आदमी जिनके शरीर पर बड़े बड़े टैटू बने हुए हैं। उन्होंने दो गूंगे आदमियों को एक नोटों से भरा बैग दिया और गुफा में आ गए। वह दोनों आदमी एक बेहद खूबसूरत महिला की रखवाली कर रहे थे। यार यह लड़की वाकई कमाल की है, एक तगड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ने भी घुटन महसूस की क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। सुनो, क्या हम पहले कुछ मौजमस्ती करें? एक आदमी ने अपनी वेस्ट के नीचे तक हाथ ले जाते हुए पूछा। दूसरे आदमी ने भौहें सिकोड़ी और हाथ हिलाया। भूल जाओ, कुर्सी से बंधी लड़की रूबी थी। इस समय उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, केवल शांति थी जिसने कुछ हद तक आदमियों को परेशान कर दिया। क्या आप जानते हैं कि मुझे अगवा करने का क्या नतीजा होगा? रूबी ने शांत स्वर में पूछा। है क्या नतीजा होगा? मैं पैसे लेकर गायब हो जाऊंगा, उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। रूबी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। बॉस, क्या हम यहां सिर्फ 2 दिन इंतजार करेंगे? उनमें से एक ने रूबी को ललचाई नजर से देखते हुए कहा। लालची मत बनो, 2 दिन में 20 करोड़ मिलेंगे, फिर कहीं भी कैसे भी मौज मस्ती करेंगे, लड़कियां खुद चलकर आएंगी। दूसरे आदमी ने हाथ हिलाया। गहरी रात का समय बीत रहा था और आदित्य की BMW जंगल के पास वाले सुनसान रास्ते पर बहुत तेजी से दौड़ रही थी। रूबी की लोकेशन का पता चल जाने के बाद भी आदित्य के चेहरे पर घबराहट कम नहीं हुई। अगर रूबी को कुछ हो गया तो आदित्य को जिंदगी भर मौत वाला दर्द सहना पड़ सकता है। आखिरकार आधे घंटे के बाद कार पहाड़ी के नीचे रुकी। आदित्य ने पहाड़ी की ओर देखा और अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। आदित्य का रूप एक भयानक आत्मा जैसा लग रहा था। कोई भी उसे देखे सिर से पैर तक कांप जाए। गुफा के अंदर 2 हट्टे-कट्टे आदमी रूबी को घूरते रहे। उसकी रेशमी चिकनी त्वचा को देखते हुए दोनों आदमी अपनी लालसा पर काबू पाने की कोशिश में थे। हमारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की है और हम उसे छू नहीं सकते, क्या मूड की बर्बादी है यार, उनमें से एक ने कहा। दूसरे आदमी की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, कुछ सोच रही थीं। चलो छोड़ो, आधी रात को यहां कौन आने वाला है? वैसे भी हम तो विदेश भागने वाले हैं। एक बार जब हम उसे अपने तरीके से पालेंगे तो आज रात मूड की बर्बादी का पछतावा नहीं होगा। यह गुफा दीवानी, रात सुहानी। वे अब अपने आप से और विरोध नहीं कर सकते थे। दोनों आदमी एक साथ उठे और रूबी की ओर चल दिए। रूबी का चेहरा ठंडा हो गया। ऐसे नीच नजर वाले लालची लोगों का सामना करते हुए रूबी बिल्कुल हेल्पलेस रह गई। तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए, रूबी ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। हमने इस बारे में बहुत समय से सोचा है बेबी, एक आदमी मुस्कराते हुए बोला। इतनी बेहतरीन सुंदरता, कोमल शरीर, शांति में गूंजने वाली सिस्कारिया में 2 दिन तक खेलना, पैसे न मिलने पर भी गोल्डन चांस है। आदित्य, रूबी के दिल से आवाज निकली। उसकी सुंदरता सिर्फ आदित्य को समर्पित है, किसी और को सहन नहीं करेगी, भले ही मरना पड़ जाए। रूबी कुर्सी से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। रस्सियों को उस पर कहाँ दया आने वाली थी जो उसकी बाजुओं को जकड़े हुई थी। उनमें से एक आदमी ने अपनी वेस्ट पर हाथ रखा और बेल्ट निकालकर फेंक दी और आह भरी, जाने मन अब इंतजार मौत जैसा है, जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। एक The number you are calling is currently switched off. Please try later. तो उसे सच क्यों नहीं बता देता? नहीं बता सकता, मैं उसके लिए ठीक नहीं। देखे जो ख्वाब थे तेरे जो आँख से, तो आंसू बन के दिल बह गया। टूटे जो आईने, सच आया सामने। अब तू ही मुझे ये बता, क्या मैं हूँ हीरो तेरा? क्या मैं हूँ हीरो?
हाँ मैं हूँ हीरो तेरा, कोरियामा, हाँ मैं हूँ तुम हीरो फिक्र मत करो, तेरा, मैं मर नहीं सकता। हाँ मैं हूँ हीरो आज तो नहीं, तेरा, तुम जानती हो ना क्यों? हाँ मैं हूँ हीरो तेरा। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 12782 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर